अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चों एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस टॉपिक क्या है ये तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बस यूं समझ लें कि आपको इसके अंदर पूरा जो आज तक आपने पढ़ा है ना उसकी काफी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें रिवाइज हो जाएंगी मैं गिना दूं। डेप्रिसिएशन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, बहुत बुनियाद। बैड डेट्स का बेसिक। नंबर 3 एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का बेसिक्स। ये कुछ बेसिक्स बातें आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक बातें आती हैं तो आप ये टॉपिक आराम से कर लेंगे। इनकी बेसिक्स से मुराद इनकी डबल एंट्रीज। तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ी हुई है, बैड डेट्स में भी एंट्रीज पढ़ी हैं, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट की, सही है। तो बिफोर आई मूव ऑन टू दिस टॉपिक, मैं पहले हल्का सा स्लाइड सा आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ। स्लाइड सा आप लोगों को एक रिवीजन कराता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, सही। अब जब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, और तो सुने, डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें एक चीज आप रूटीन करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एक एंट्री आप बनाते थे, और वो एंट्री ये होती है, देखो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री हमेशा होती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद डेबिट होता था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद डेबिट होता था। और याद करो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो कैश तो क्रेडिट नहीं होता था, सामने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती थी, याद है। तो ये एक छोटी सी एंट्री आप सबको पता होनी चाहिए, और सबको पता भी है, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री बनती है खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है। ये एंट्रीज आपने पढ़ी थी। देन फिर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ये तो एक एंट्री याद आ गई आपको। फिर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, बैड डेट्स रिटन ऑफ। जब हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि हमारा कस्टमर हमें पे नहीं करेगा, तो हम उस कस्टमर को राइट ऑफ कर देते हैं। और फिर हम एंट्री बनाते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट, याद है। ये रिटन ऑफ की एंट्री है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट, याद है। ओके। सिमिलरली फिर हम एक और काम भी करते हैं, सब यहाँ देखें। एक होती, ये तो यकीन की दुनिया है, बैड डेट रिटन ऑफ इज यकीन। एक और दुनिया होती थी जो शक की दुनिया होती थी, जिसको हम अलाउंस की दुनिया कहते थे, याद है। बिल्कुल सोचो, ये सब पढ़ा हुआ है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स यानी अलाउंस फॉर रिसीवल, वो इंक्रीज होता था तो एक्सपेंस होता था, डिक्रीज होता था तो इनकम होता था। अलाउंस फॉर रिसीवल इंक्रीज होता था तो एक्सपेंस, डिक्रीज होता था तो इनकम, याद है। ओके। तो अब देखो, मैंने जब ये बैड डेट का रिपोर्ट पढ़ाया था, उसके एंड में इनकी एंट्रीज भी समराइज करा के गया हूँ, इनकी एंट्रीज भी बनाई है। तो इंक्रीज इन अलाउंस आप खुद कह रहे हो एक्सपेंस है, इंक्रीज इन अलाउंस आप कह रहे हो एक्सपेंस है, तो एंट्री ये बनती है, देखो इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री ये होती थी। खुद अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट होता था, याद है। ठीक है, ये इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होती थी, और डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होती थी। आप लोगों को याद होना चाहिए, डिक्रीज इन अलाउंस क्या होती थी, इनकम होती थी। इनकम का मतलब इनकम खुद क्रेडिट होती है, तो बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा, और अलाउंस इज कॉन्ट्रा एसेट, तो वो कम होगा तो डेबिट होगा। ये मैं ऐसी एंट्री बना रहा हूँ, सब बनवा चुका हूँ, ये सब मैंने तुम लोगों को जब जब जो जो रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़ा है, सब में आपने एंट्रीज बनाई है, सही है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके। अब एक और एंट्री आखिरी, क्लोजिंग सुनो बेटा, आप लेटेस्ट से अपने एम्प्लॉयज को वेजेस पे करते हो। आप यूं सोचो कि आपके एम्प्लॉयज ने इस साल 10,000 का काम किया है, या यूं सोच लो आपने अपने एम्प्लॉयज से 10,000 का फायदा उठाया है। आपने अपने एम्प्लॉयज से 10,000 का फायदा उठाया, 10,000 का काम लिया, लेकिन उनको पैसे सिर्फ 6,000 दिए। तो आपने अभी तक सिर्फ कैश की एंट्री बनाई होगी, वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। सोचो, सिर्फ वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। इसका मतलब ईयर एंड पे 4,000 रुपए एक्रूड है। इसका मतलब ईयर एंड पे 4,000 रुपए एक्रूड है ईयर एंड पर
4000 एक्रूड है, 4000 एक्रूड है। मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, यहाँ देखें, आपने अपने एम्प्लॉय से 10,000 का काम लिया है, फायदा उठाया 10,000 का, और पैसे उनको सिर्फ 6,000 रुपए दिए, तो ईयर एंड पे 4,000 रुपए एक्रूड होंगे ना। तो आपने तो अभी तक क्या एंट्री बनाई होगी, सिर्फ कैश की एंट्री बनाई होगी, जो 6,000 रुपए कैश पे किए हैं। तो अब ईयर एंड पे रिमेनिंग 4,000 एक्रूड की एंट्री बनानी है। तो अब जरा यूं देखें, तो देखें, आपने एंट्री अभी तक ये बनाई होगी, सिर्फ देखो, वेजेस डेबिट 6,000 और कैश क्रेडिट 6,000, सब बच्चे यहाँ देखो, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 6,000 और कैश क्रेडिट 6,000। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपने उनसे काम तो पूरे 10,000 का ले लिया है। तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। तो जब 10,000 का काम ले लिए, 10,000 का फायदा उठा लिया है, तो एक्सपेंस तो 10,000 का बुक होना चाहिए था ना। एक्सपेंस तो 10,000 का बुक होना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ 6 का बुक किया है, क्योंकि पैसे सिर्फ 6 दिए हैं। तो बाकी 4,000 रुपए एक्रूड है ना, उधार है ना, 4,000 रुपए उधार है ना। तो अब देखो, एक्रूड की मैं एंट्री बना रहा हूँ। ईयर एंड पर जो एक्रूड होता है उसकी एंट्री क्या होगी, देखो, एक्रूड एक्सपेंस की, सब बच्चे यहाँ देखें। एक्रूड एक्सपेंस होता क्या है, जो यूज हो गया पे नहीं हुआ। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, जो यूज हो गया पे नहीं हुआ, जो यूज हो गया पे नहीं हुआ। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, जो यूज हो गया और पे नहीं हुआ। तो अब देखो, जब ये यूज हो गया है, तो आप एंट्री बनाओगे, वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर लेना 4,000 से, और पे नहीं हुआ, और पे नहीं हुआ तो सामने लायबिलिटी, एक्रूड एक्रूड वेजेस के नाम से ये लायबिलिटी क्रेडिट कर देना। देखो, ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है, ये क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है। सिर्फ ये सोच लो, ये एंट्री याद रखना। फिर देख लो भाई, मैं फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय से टोटल 10,000 का काम लिया था, तो यूटिलाइज तो 10,000 किया, लेकिन पे सिर्फ 6,000 किया था। तो मैंने आज तक सिर्फ 6,000 का एक्सपेंस बुक किया हुआ होगा, जबकि असल में मैंने यूज 4,000 किया है। तो अब ईयर एंड पर जब खड़ा होऊंगा, तो ईयर एंड पर एक 4,000 का अमाउंट ऐसा होगा जो मैं यूज कर चुका हूं लेकिन पे नहीं किया। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एक्रूड। तो अब देखो, जैसे ही मैं एक्रूड की एंट्री बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली देखो, एक्सपेंस 4 और 6, 4 और 6, देखो, एक्सपेंस 4,000 और ये 6,000, 4,000 और 6,000 ऑटोमेटिकली 10,000 नहीं हो जाएगा। ऑटोमेटिकली 4 और 6, 4 और 6 10,000 नहीं हो जाएगा। टोटल 10,000 का एक्सपेंस नहीं हो जाएगा बेटा, सोचो। और वाकई 10,000 का ही तो एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, वाकई 10,000 का तो एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, सोच लो। ओके, तो अब ये वाली एंट्री नहीं भूलना, ये क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है, ये क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है। अच्छा, एक और सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें एक सिर्फ निशानी याद दिलाता हूँ, सुनो यार। जब मैंने तुम्हें एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट पढ़ाया था, तो उसकी आखिरी क्लास में मैंने 8-9 लाइंस लिखवाई थी कि आप एक्रूड जैसे ही क्लोजिंग एक्रूड रिकॉर्ड करोगे, तो आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ेगा और प्रॉफिट गिरेगा। इस तरह की 8 लाइंस लिखवाई थी, इस तरह की 8 लाइंस मैंने लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी आप क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, जब भी आप क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस फॉर द ईयर बढ़ेंगे और प्रॉफिट गिरेगा। यही हो रहा है इस एंट्री में, देखो, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, देखो यही एंट्री बन रही है, उस टाइम भी लिखवा के किया था, ठीक है। अब एक आखिरी चीज है, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा, अब कभी कभार ईयर एंड पर प्रीपेड भी होता है, कभी कभार ईयर एंड पे प्रीपेड भी होता है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रीपेड एक्रूड का उल्टा है, प्रीपेड एक्रूड की जिद है, प्रीपेड एक्रूड का उल्टा है, रिवर्स है। देखो, सिर्फ ये सोचो, प्रीपेड कब होगा। मैंने इस बार, यहाँ देखिए आप, मैंने इस बार अपने मोबाइल में 10,000 रुपए का क्रेडिट डाला है, या 1,000 रुपए का क्रेडिट डलवाया है। तो मैंने जब 1,000 रुपए का क्रेडिट डलवाया होगा, तो मैंने यूं एंट्री बनाई होगी, देखो, मोबाइल एक्सपेंस डेबिट 1,000 और कैश क्रेडिट 1,000, सही है। मैंने अपने सेल फोन में इस बार 1,000 रुपए का क्रेडिट डलवाया, देखो, ये नई कहानी सुना रहा हूँ, मैंने अपने सेल फोन में 1,000 रुपए का क्रेडिट डलवाया, तो मैंने एंट्री बनाई होगी, मोबाइल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन ईयर एंड पे आके मैंने अपने मोबाइल फोन में क्रेडिट चेक करा, तो अभी भी 400 रुपए पड़े हैं। ईयर एंड पे मैंने अपने फोन में क्रेडिट चेक किया, तो अभी भी 400 रुपए, अभी भी 400 रुपए पड़े हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैंने अपने फोन में 1,000 रुपए का क्रेडिट लोड करवाया पैसे देके, तो एंट्री क्या बनी होगी, मोबाइल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, मोबाइल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब क्या हुआ, अब मैंने पीरियड के एंड पे अपने फोन में क्रेडिट चेक करा, तो अभी भी 400 रुपए पड़े हैं।
तो टेक्निकली सोचो बेटा, 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया था जिसमें से 400 रुपए अभी भी बचे अनयूज्ड। 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया था जिसमें से 400 रुपए अनयूज बचे, तो इसका मतलब यूज तो सिर्फ 600 रुपए हुए ना, इस्तेमाल तो सिर्फ 600 रुपए हुए ना। हाँ, तो लेकिन मैंने एक्सपेंस कितना बुक कर दिया है देख लो, मैंने एक्सपेंस बुक कर दिया 1000 का, तो अब मुझे 400 से एक्सपेंस को कम करना चाहिए ना। सोचो ना यार, 400 तो मैं अगले साल यूज करूंगा, 400 प्रीपेड है वो तो अगले साल यूज होगा, जबकि मैंने इस साल 400 रुपए से एक्स्ट्रा 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 एक्सपेंस बुक कर दिया है। तो अब देखो, प्रीपेमेंट की एंट्री बना रहा हूँ, देखो प्रीपेमेंट की वजह से आप अपने एक्सपेंस को उसी वक्त रिड्यूस करोगे। आप आप अपने मोबाइल एक्सपेंस लिख रहा हूँ, सॉरी, आप अपने एक्सपेंस को उसी वक्त रिड्यूस करोगे। देखो, मोबाइल एक्सपेंस के नाम से 400 रुपए का रिडक्शन करोगे, और प्रीपेमेंट खुद एसेट होता है। प्रीपेमेंट खुद क्या होता है? करंट एसेट, याद है? तो प्रीपेड एक्सपेंस, ये देखो करंट एसेट डेबिट हो जाएगा 400 रुपए से। तो ये एंट्री है प्रीपेमेंट की, ये देख लो, ये एंट्री है प्रीपेमेंट की। और आप गौर से देख लें, ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे की उल्टी हैं, देख लें। एक्रूड की एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। एक्रूड की एक्सपेंस क्या है? एंट्री क्या है? एक्सपेंस खुद डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट। जबकि प्रीपेमेंट की एंट्री क्या है? प्रीपेमेंट एसेट डेबिट और एक्सपेंस खुद क्रेडिट होता है। प्रीपेमेंट की वजह से एक्सपेंस कम हो जाता है। प्रीपेमेंट की क्लोजिंग एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेमेंट वो चीज है जो इस साल यूज नहीं हुई, अगले साल यूज होगी। प्रीपेमेंट वो चीज है जो इस साल इस्तेमाल नहीं हुई, अगले साल इस्तेमाल होगी, याद है? हाँ, तो बेटा ये देखो, इनमें से जो एंट्रीज आपने कॉपी करनी है कर लें। वैसे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पहले से दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई चीज कॉपी करनी है तो फौरन कर लें, ताकि फिर हम इस टॉपिक का आज एक सवाल कम से कम करेंगे, बड़ा बड़ा सवाल होता है इसका। चलो, ये सारी एंट्रीज कॉपी कर लें, और अब ये एकदम तेजी से आपको आनी चाहिए। हाँ बेटा, कर लिए बेटा, बोले। अब यहाँ देखिए बेटा, अब हम यहाँ से एक फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग की बुक में भी है, पेज नंबर 37 पे। जो अभी हमारी जो बुक है ना एमएचए, उसमें पेज नंबर 37 पे। वैसे ये क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको भेज दिया है, आप अपनी बुक खोल लें या व्हाट्सएप पे सामने रखें, अभी क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब देखें, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, आपको कुछ लेजर के बैलेंसेस गिवन होते हैं। आप सब इतनी बेसिक अकाउंटिंग
अपने बेसिक FA1 लेवल पे कर चुके हो कि सबसे पहले तो कोई इनवॉइस जनरेट होती है। इनवॉइस अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है तो जैसे आपने सेल्स करी तो उसकी इनवॉइस जनरेट होगी। वो इनवॉइस सेल्स डे बुक में जाएगी, याद है? तो अगली चीज़ डे बुक्स बनती हैं। फिर उसके बाद जनरल लेजर बनता है, याद है? और जनरल लेजर के बाद सबसे पहला ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये पहला प्री एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके सामने गिवन है। ये समझ लो ये ट्रायल बैलेंस के लेजर के बैलेंसेस गिवन है। तो आपके पास ये जो बैलेंसेस गिवन है इस वक़्त आराम से बोर्ड पे देखें। आपके पास जो बैलेंसेस गिवन है आपका पहला काम क्या होगा? आपको सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। आपको सबसे पहले ये सारे बैलेंसेस ठक, ठक, ठक पुट करने होंगे और एक ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। एक ट्रायल बैलेंस व्हिच इज़ नथिंग। ये मैं खुद बनाऊँगा। ये ट्रायल बैलेंस मैं खुद बनाऊँगा बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में एक्सेल पे सॉल्व करूँगा। ये पूरी कहानी आपके सामने एक्सेल पे सॉल्व करूँगा लेकिन राइट नाउ अभी मैं पेन से कुछ एंट्रीज़ बना रहा हूँ। तुम लोगों को पहले बेसिक गाइडेंस दे दूँ, उसके बाद मैं एक साथ चीज़ें सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? राइट? तो ये आपके सामने एक लेजर के बैलेंसेस गिवन है, पूरी स्क्रीन पे देख लें और ये सारे बैलेंसेस हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट कर देंगे। सर कोई बिग डील है? कोई बिग डील नहीं है, आराम से तुम्हारे सामने बना दूँगा। अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे 7 एडजस्टमेंट्स गिवन है। नीचे 7 एडजस्टमेंट बल्कि 7 हाँ, 7 एडजस्टमेंट्स गिवन है, सही है? अब ये जो नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है ना, यानी ये अनएडजस्टेड चीज़ें हैं। ये अनएडजस्टेड कुछ चीज़ें बस अकाउंटेंट से रह गई हैं। कुछ चीज़ें अकाउंटेंट से रह गई हैं, जो आपने एडजस्ट करनी है। बच्चे ने मासूमियत से बोला, "सर, ये जो नीचे जो चीज़ें रह गई हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, सब आपने पढ़ी हुई हैं। मैं एक-एक करके आराम-आराम से स्लो-स्लो करके याद दिला दूँगा। आपका काम है आप अटेंटिव रहें बस, सही है? बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। चलो, एडजस्टमेंट नंबर बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए तो कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर बी देखो, क्या कह रहे हैं? अ बोनस पेमेंट टू एन एम्प्लॉयी ऑफ 500 बेटा अगर मैं अपने एम्प्लॉयी को बोनस देता हूँ, तो बेशक एम्प्लॉयी की तो कमाई है। बोनस एम्प्लॉयी की कमाई है, लेकिन मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपना बिज़नेसमैन हूँ ना, तो मेरे लिए ये सैलरी का एक्सपेंस है। मेरे लिए से सैलरी या वेजेस का एक्सपेंस है, सैलरी या वेजेस का एक्सपेंस है, सही है? मैं अपने एम्प्लॉइज़ को जो भी फ़ायदा दे रहा हूँ, मेरे लिए तो वो एक्सपेंस है ना। तो मुझे उसूलन वेजेस एक्सपेंस बुक करना चाहिए था। उसूलन मुझे वेजेस एक्सपेंस बुक करना चाहिए था। मेरी गलती देख लो क्या हुई है। हैड बीन इनकरेक्टली पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट। बेटा ये वही है जो बचपन में तुम लोग पढ़ते थे, एरर ऑफ कमीशन। एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस बुक कर दिया। मुझे उसूलन वेजेस एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, मैंने परचेसेस एक्सपेंस बुक कर दिया। मुझे वेजेस एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, मैंने परचेसेस एक्सपेंस बुक कर दिया। तो अगर तुम बोलते हो तो वैसे तो डायरेक्ट मैं तीसरा स्टेप भी सॉल्व कर दूं, लेकिन चलो 3 स्टेप में एंट्री बना लेते हैं। ये देखो, ये एंट्री थी, बननी ये चाहिए थी। ये देखो, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500, ये बननी चाहिए थी। बेटा इन्होंने क्या बनाई? इन्होंने बनाई परचेसेस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500। परचेसेस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500। वेजेस डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500, परचेसेस और बननी चाहिए थी वेजेस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500। इन्होंने क्या बना दी? परचेसेस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500, ऐसा ही है। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी? अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी बताओ? ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, बताओ क्या बनेगी? सिंपल। अब बनेगी वेजेस डेबिट और परचेसेस क्रेडिट, सही है बेटा। असल ये तीसरी एंट्री है। असल ये तीसरी एंट्री जो हमें पोस्ट करनी है। असल ये तीसरी एंट्री है जो हमें पोस्ट करनी है। ओके, तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील एट ऑल। हाँ भाई, अभी आप लोग कॉपी नहीं करें, एक साथ कॉपी करना। सी देखें, आप आ जाओ, चलो सी। डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग। इस साल जो शॉप फिटिंग है ना, वो कितने से डेप्रिशिएट हुई है? 450 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इसका है 450। अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, मैंने ऊपर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री बनाई थी। ऊपर आपके साथ मिलकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री बनाई थी, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एक ही मशहूर जमाना एंट्री है। पुट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पैसे नहीं आते उसमें, याद है? कितना है? 450। सही है। ये एक और एंट्री बना दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक मिनट, एक चीज मैंने नहीं लिखी।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे लिख दो शॉप फिटिंग। कौन सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? शॉप फिटिंग की है ना, बस ये, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शॉप फिटिंग की क्रेडिट। अच्छा, डी, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी डेप्रिशिएट हो रही है, नॉर्मल नॉर्मल एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, वही एंट्री बनेगी। देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2800, accumulated depreciation leasehold, ये कुछ तैयार चीजें थी। ये 3 एंट्रीज तो हमने ऐसे ही 1 मिनट में बना ली। ये 3 एंट्रीज तैयार चीजें थी, वैसे ही बन गई, कोई इसमें बिग डील नहीं था, कोई बिग डील नहीं था, नॉट अ बिग डील एट ऑल, एट ऑल, तैयार चीज थी। सही। अब थोड़ा सा बैड डेट के साथ खेलेंगे, थोड़ा सा काम अब बैड डेट के साथ होगा, देख लो, थोड़ा सा काम अब बैड डेट के साथ होगा। सब बच्चे देखें क्या लिखा हुआ है। अ डेट ऑफ 2250 इज इरिकवरेबल एंड इज टू बी रिटन ऑफ। याद है, इज टू बी रिटन ऑफ, यानी रिटन ऑफ ऑलरेडी नहीं हुआ। तुम्हें याद होगा, तुमने तुमने ऐसे सवालात किए हैं, ऐसे सवालात किए हैं बैड डेट के चैप्टर में, जिसमें कभी कभार लिखा होता था बैड डेट्स ऑलरेडी रिटन ऑफ, कभी कभार लिखा होता था बैड डेट्स ऑलरेडी रिटन ऑफ, और कभी कभार लिखा होता था बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, कभी कभार लिखा होता था बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। याद है? ओके। तो अब इस बार क्या है कि बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, तो पहले राइट ऑफ करेंगे और फिर अलाउंस का काम करेंगे, पहले राइट ऑफ करेंगे फिर अलाउंस का काम करेंगे। तो भाई साहब, आप जरा बताएं, आपके पास ईयर एंड पे ऊपर रिसीवेबल्स कितने हैं? ये देखें, ये देखें, ईयर एंड पर आपका रिसीवेबल है 240750। देख लो ऊपर, ऊपर जाके देखो ईयर एंड पे रिसीवेबल कितना है। ईयर एंड पे तुम्हारा रिसीवेबल्स है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, इस तरह तुमने पढ़ा है 240750। अब सबसे पहले इसमें से राइट ऑफ करो, सबसे पहले इसमें से राइट ऑफ करो बैड डेट्स रिटन ऑफ। याद है, बैड डेट्स रिटन ऑफ कितना है भाई? 2250। ये 2250 इसमें से लेस होगा तो ये कितना हो जाएगा? देख लो, ये 238500 आ रहा है, चेक करो, चेक करो, ये 238500 आ रहा है। हाँ भाई, ये लेस करने के बाद 238500 आ रहा है, बताएं। यस। अब बताओ, अब इस पे शक करेंगे, कह रहे हैं आओ आप इसे एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो। एंड द रिसीवल अलाउंस इज टू बी इंक्रीज टू 2% ऑफ रिसीवल। याद है? अब आप इस पे 2% शक करोगे, बताओ भाई, जैसे ही 2% शक करोगे, इस तरह तुमने पढ़ा था, ये आ जाएगा दिस ईयर अलाउंस, ये आ जाएगा दिस ईयर अलाउंस, इस तरह करके भी पढ़ाया है तुम्हें। दिस ईयर अलाउंस आ जाएगा, कितना आया? 238500 का 2% कितना होता है? 238500 का 2% कितना होता है? बोलो भाई, 4770। ये दिस ईयर आ गया, ये दिस ईयर आ गया, इसको कंपेयर करते थे लास्ट ईयर से। ये दिस ईयर आ गया, इसको कंपेयर करते थे लास्ट ईयर से, इसको कंपेयर करते थे लास्ट ईयर से। ये बताओ लास्ट ईयर अलाउंस कितना है? 4320। लास्ट ईयर अलाउंस कितना है? अलाउंस ये है 4320। देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो, अलाउंस फॉर रिसीवल, ये देखो ओपनिंग डेट के साथ लिखा हुआ है, सब बच्चे देख लें। लास्ट ईयर का अलाउंस गिवन है यहाँ, ये 43, ये लास्ट ईयर का अलाउंस है। बताओ, लास्ट ईयर का 4320 था, इस बार 4770 हो गया। लास्ट ईयर का 4320 था, इस बार 4770 हो गया। बताओ कितने से इंक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है? मेरे ख्याल से 450 से इंक्रीज इन अलाउंस हो रहा है। कितने से? 450 से हो रहा है। अब बताओ, बस मुझे 2 एंट्रीज बनानी है, पूरी एडजस्टमेंट आंखें बड़ी बड़ी करके देख लो। एक राइट ऑफ की एंट्री बनानी है, ये रही, एक राइट ऑफ की और एक अलाउंस की, एक राइट ऑफ की और एक अलाउंस की, मजे से बनेगी एंट्री। एक राइट ऑफ की और एक अलाउंस की आराम से बनेगी। देखो, राइट ऑफ की एंट्री ये बनेगी बेटे, तो देख लो, राइट ऑफ की एंट्री सिंपल आज ही पढ़ाई है, बचपन से FA1 में ही पढ़ाई है। खुद बैड डेट डेबिट होगा, और रिसीवल्स, रिसीवल कंट्रोल या रिसीवल का अकाउंट तुम्हारा चुपचाप क्रेडिट हो जाएगा। ये तुम्हारी राइट ऑफ की एंट्री है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, हाँ पक्का, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ओके। और दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री ये 450 का, ये देख लो,
450 का इंक्रीज इन अलाउंस हुआ है, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज। कितनी बार बोला है, अभी ऊपर भी पढ़ाया था, ऊपर रिवीजन भी कराया है। इंक्रीज इन अलाउंस इज ऑल्सो योर एक्सपेंस, इंक्रीज इन अलाउंस इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। तो इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होती है बेटा, देखो ये रही, बेड डेट डेबिट 450, खुद एक्सपेंस डेबिट होगा, और सामने अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, सही है, ओके 450। अब मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट क्या है कि जितना मैंने अभी तक करा दिया है वो कॉपी कर लो, स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है वो कॉपी कर लो, जो कुछ नजर आ रहा है वो कॉपी कर लो स्क्रीन पे। बाकी एडजस्टमेंट भी मैं करा दूंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील एट ऑल। फौरन फौरन कॉपी कर लो भाई, टाइम सेव करो, कॉपी करो। बेटा लिख लें प्लीज, कॉपी करें। लिख लिया, बोलो। चलो मूव कर रहा हूँ आगे। अब हम दूसरी एडजस्टमेंट्स पे आ रहे हैं, प्लीज स्टार्ट, आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या लिखा हुआ है,
पॉइंट नंबर एफ, भाई ये एडजस्टमेंट अच्छी तरह समझो। पॉइंट नंबर एफ, यहाँ देखें, पॉइंट नंबर एफ में कह रहा है कि द इन्वेंटोरी, द क्लोजिंग इन्वेंटोरी एट 31 दिसंबर, देखो ईयर एंड का स्टॉक है ये 135 है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सिखानी, सब बच्चे आराम से देखो, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सिखानी है। यहाँ देखें, इधर देखें, सब यहाँ देखें। बेटा आप लोगों ने अपनी लाइफ में मेरे साथ इन्वेंटोरी वैल्यूएशन पढ़ा हुआ है, हमारा बिगिनिंग चैप्टर था, पहले चैप्टर में से ही था यार। आपको याद है ये एक फॉर्मूला होता था, ओपनिंग स्टॉक, सब बच्चे यहाँ देखें, ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, याद है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इधर देखो, ठीक है? तो आप देखो, इधर देखो, इसमें सामने देखो, तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती थी, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती थी, पक्का। तो फिर आपके टीचर्स ने आपको ये पढ़ाया है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है कि ये क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा ना, क्योंकि लेस हो रहा है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। देख लो, नजरों नजर देख लो बेटा, आपका क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में से, तो क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, सही है? जब मैंने आपको इन्वेंटोरी वैल्यूएशन पढ़ाया था तो मैंने एंड में आपको उसकी एंट्रीज भी पढ़ाई थी। जब इन्वेंटोरी वैल्यूएशन पढ़ाया था तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड में उसकी एंट्रीज भी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। एक मिनट हाँ। तो अब होता क्या है, इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे फिजिकली काउंट होता है, मेरी तरफ देखें, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे फिजिकली काउंट होता है और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप सोचना शुरू करें। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ईयर एंड का एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है, क्योंकि अब वो अगले साल बिकेगा, इस साल नहीं बिका तो अगले साल हमें फायदा होगा ना उससे। बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारा ईयर एंड का एसेट है और एसेट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। तो मैं जब ईयर एंड के एसेट को जिंदा करूंगा ना, मैं देखो पहली एंट्री बना रहा हूँ, ईयर एंड के एसेट को जिंदा करूंगा तो एंट्री बनेगी, ये देखो, इन्वेंटोरी लिखी, इन्वेंटोरी, आगे ब्रैकेट में डेट डाल रहा हूँ 31/12/8, यानी ईयर एंड का एसेट मैं डेबिट कर दूंगा 1,35,000 से, और ये अल्टीमेटली एसओएफपी में डेबिट हो रहा है। ये अल्टीमेटली कहाँ डेबिट हो रहा है? ये एसओएफपी में डेबिट हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ईयर एंड पे काउंट होता है, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो इस साल नहीं बिका अगले साल बिकेगा ना, तो अगले साल फायदा देगा ना हमें, तो ये हमारा एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है, कभी नहीं भूलना, तभी आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो। तो आप इस एसेट को जिंदा करोगे और अल्टीमेटली इस एसेट को बैलेंस शीट में लेके जाओगे। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो देखो बेटा मैंने एक बार एसेट को डेबिट कर दिया, एक बार एसेट को डेबिट कर दिया, पक्का। अब अपना बेसिक सोचो जो तुम्हें मैंने शुरू में पढ़ाई थी, शुरू में मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है कि क्लोजिंग स्टॉक एक तो बैलेंस शीट में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है तो एक तो बैलेंस शीट में जाता है, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। अपनी आंखें खोल के देखो, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है, देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में। और इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा, इधर देखें, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी ना, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी ना, याद है? और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स खर्चे की तरह की चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट 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 खर्चे की तरह की चीज है। तो कॉस्ट कम होगी तो क्रेडिट होती है, कॉस्ट यानी एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होती है। याद है तुमने ये एंट्री इस तरह पढ़ी थी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री मैंने खुद बनवाई है, मुझे याद है। अपने रजिस्टर में जाके चेक कर लेना जिसने क्लासेस ली है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यानी इन शॉर्ट बताऊं क्या हो रहा है? देखें, एक बार ये क्लोजिंग स्टॉक एसओएफपी में डेबिट हो रहा है और एक बार ये देखें नीचे कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट हो रहा है, नहीं यानी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट हो रहा है यानी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है, सही है? तो हकीकत में एंट्री यही है, हकीकत में एंट्री यही है जो आपने आपके सामने मैंने बनाई हुई है, हकीकत में एंट्री यही है जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है। लेकिन यहाँ जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें ये लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह यूं लिख देते हैं, देखें, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखते बल्कि यहाँ डायरेक्ट यही लिखते हैं, देखें, इन्वेंटोरी, इधर देखो इन्वेंटोरी लिखते हैं, आगे डेट डालते हैं 31/12/8 और नीचे लिख देते हैं इनकम स्टेटमेंट IS, बस। इस इनकम स्टेटमेंट का मतलब वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इस इनकम स्टेटमेंट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो एक बार क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देना है एसओएफपी में, एक बार क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है, सोचें क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है तो एसओएफपी में डेबिट हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है, कम हो रही है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। बेटा ये एंट्री है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की, ये एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की, एडजस्टिंग एंट्री जो ऊपर पढ़ाई थी। इसको एक नजर देख लो, कॉपी एंड में कर लेना, इसको एक नजर देख लो, कॉपी एंड में कर लेना, पहले देख लो और सोच लो। और तुमने ऐसी एंट्री बनाई हुई है जो मैंने अभी बनाई थी ना, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट,
अब नंबर जी, अब बस एक एक्रूड है, एक प्रीपेड है, एक एक्रूड है, एक प्रीपेड है। आंखें खोल के चलोगे तो एंड ऑन 31st दिसंबर, ये जोन नहीं है, ऑन 31st दिसंबर x8 540 वाज ओड, ओड इज उधार, ओड इज उधार यानी एक्रूड। ये देखो, यहाँ देखो, at 31st December X8 540 was owed for advertising expense but an invoice has not yet been received। बेटा इसका मतलब क्या है? ईयर एंड पर एडवर्टाइजिंग का 540 रुपए एक्रूड है। ईयर एंड पर 540 रुपए की एडवर्टाइजिंग करवा ली है लेकिन अभी तक पैसे पे नहीं किए। बेटा ईयर एंड पे 540 रुपए की एडें चल चुकी हैं लेकिन अभी तक ना इनवॉइस आई, और जब इनवॉइस ही नहीं आई तो उसके पैसे भी नहीं दिए, तो ये एक्रूड है। यानी ये वो एक्सपेंस है जो यूज हो गया, पे नहीं हुआ, जो यूज हो गया, पे नहीं हुआ। आके खोल के देख लो, अभी पढ़ाया था। ईयर एंड पर 540 रुपए का एडवर्टाइजिंग का एक्रूड है। ईयर एंड पर 540 रुपए का एडवर्टाइजिंग का एक्रूड है। ईयर एंड पे 540 रुपए का एडवर्टाइजिंग का एक्रूड है। ओके, राइट। अब बताओ एक्रूड की एंट्री क्या बनती थी, ये सिखाई थी तुम्हें, ये बनेगी। देखो, एक्रूड एक्सपेंस के लिए पहले आवाज लगाओ। एक्रूड एक्सपेंस होता क्या है? जो यूज हो गया, पे नहीं हुआ, जो यूज हो गया, पे नहीं हुआ, यूज हो गया, पे नहीं हुआ। तो जब यूज हो गया ना तो एक्सपेंस तो बुक होगा। तो एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस खुद डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मेरे बच्चों डेबिट हो जाएगा, देखो 540। और एक्रूड लाइबिलिटी, एक्रूड लाइबिलिटी 540 से क्रेडिट। ये अभी 1 मिनट पहले एंट्री सिखाई थी ऊपर। ऊपर आपको एक्रूड की एंट्री सिखाई थी। ऊपर आपको एक्रूड की एंट्री थोड़ी देर पहले ही सिखाई थी। ये रही एक्रूड की एंट्री। 30 सेकंड की खामोशी, 30 सेकंड की खामोशी के साथ देख लें। अब यहाँ देखें, सामने देखें, सामने देखें प्लीज, इधर देखें। अब आएगा प्रीपेड। प्रीपेड जरा मजे का है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा, सही है? थोड़ा सा, इतना सा चवन्नी दिमाग। ये देखो, तुम्हारा ईयर एंड है 31 दिसंबर एक्स 8, भूलना नहीं। तुम्हारा ईयर एंड है 31 दिसंबर एक्स 8। बेटा जरा एकदम चौकन्ने हो जाओ और देखो क्या लिखा है ट्रायल बैलेंस की ये लेजर की सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो। लोकल टैक्सेस फॉर दी 15 महीने, देखो 15 महीने टू 31/3 पढ़ो। लोकल टैक्सेस टू फॉर 15 महीने। हमने एक साथ 15 महीने की पेमेंट कर दी, एक साथ 15 महीने, जिसमें से 3 महीने ईयर एंड के बाद के भी है। देखें, 31/3/9 तक के लिए पेमेंट कर दी, 31/3/9 तक के लिए पेमेंट कर दी। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज सोचो, हमने 31/3/9 तक के लिए पेमेंट कर दी, जरा सोचो तो सही। अब सुने आप, ये नीचे खुद बोल रहा है लोकल टैक्सेस हैव बीन पेड टू 31/3 अप टू 31/3/9, यानी 31 मार्च 09। सादा लफ्जों में 31 मार्च 09। बेटा सोचो तो सही, अपना ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 08 को। x8 को 08 समझ लो, तुम लोग छोटे हो ना तो यूं समझ लो, x8 का मतलब 08। तो ईयर एंड हो रहा है 31/12/08। ईयर एंड क्या हो रहा है? 31/12/08, 31/12/08। हाँ, ईयर एंड हो रहा है 31/12/08 को। और आपने पेमेंट कर दी है 3 महीने के आगे, 31 मार्च 9 तक, सही है? और कितनी टोटल पेमेंट हुई है? 6750 की। अब देखो, मैं बच्चों की तरह चलता हूँ, तुम लोग मेरे मेरे मुझे ट्रेस करना सिर्फ। इधर देखो, यहाँ देखो बेटा, तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा साल देखो, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन फेब मार्च। देखो, ये टोटल 15 महीने की पेमेंट हो गई है। टोटल 15 महीने की पेमेंट हो गई है 6750। टोटल 15 महीने की पेमेंट हो गई 6750। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा ईयर एंड यहाँ हो रहा है, ये देखो 31 दिसंबर 08 को तुम्हारा ईयर एंड हो गया है। तो इस 15 महीने में से 12 महीने तो ठीक है तुम्हारे साल के ही हैं। इस 15 में से 12 महीने तुम्हारे साल के हैं, लेकिन ये 3 महीना प्रीपेड होगा ना बेटा। सोचो, इस 15 महीने में से 12 महीने तो हमारे साल के हैं, बहुत अच्छा। लेकिन 3 महीने तो अगले साल के हैं ना, तो बेटा वो तो प्रीपेड है ना, तो वो अभी से एक्सपेंस बुक नहीं होना चाहिए था ना। जबकि इस बेवकूफ ने ऊपर पूरा 6750 का एक्सपेंस बुक कर दिया है। इस बेवकूफ ने ऊपर पूरा 6750 का कंप्लीट 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 एक्सपेंस बुक कर दिया है। तो यार मैं 3 महीने की सही कर लूं, 3 महीना सही कर लूं। अच्छा,
बच्चे ने कहा आप 3 महीने का निकालोगे कैसे? मैंने कहा आप सिर्फ मेरी तरफ देखें, मैं समझा दूंगा। इधर देखें, ये मुझे प्रीपेड का अमाउंट निकालना है। इधर देखो बच्चों, 6750 पूरे 15 महीने का है ना। 6750 15 महीने का है, तो इसको डिवाइड बाय 15 करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। 6750 पूरे 15 महीने का है, तो डिवाइड बाय 15 करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर लूंगा। ये देखो, इंटू 3/15, ये कर लो। डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? करो 540 नहीं 1350। ये आपका प्रीपेड का अमाउंट आ गया, ये प्रीपेड का अमाउंट आ गया। और बेटा अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग दी है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दी है कि प्रीपेमेंट खुद डेबिट हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, प्रीपेमेंट करंट एसेट होता है ना, प्रीपेमेंट हमारा करंट एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस खुद डेबिट हो जाएगा 1350। और बताओ, आपने 15 महीने का एक्सपेंस बुक कर लिया था, आपने ऊपर लोकल टैक्स एक्सपेंस 15 महीने का बुक कर लिया था, जबकि बुक होना चाहिए था 12 महीने का। आपने लोकल टैक्स एक्सपेंस 15 महीने का बुक कर लिया था, जबकि बुक होना चाहिए था 12 का। तो 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक कर लिया, तो वो एक्सपेंस कम कर देंगे ना। तो सामने इधर देखो, लोकल टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 1350। यही करेक्टिंग एंट्री आज आपको सिखाई थी, बस यही करेक्टिंग एंट्री। देखो, एक्रूड और प्रीपेड की एंट्री उल्टी है। इधर देखें, एक्रूड में खुद एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ये देखो। जबकि प्रीपेड में देखो, प्रीपेड में क्या हो रहा है? एसेट डेबिट हो रहा है, प्रीपेड एसेट डेबिट, और एक्सपेंस खुद कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। सही है, चलो भाई, अब ये वाला पेज भी आप कॉपी कर लें, ये वाला पेज भी कॉपी कर लें, और फिर मजे करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मैं आपके सामने पूरी कहानी, पूरा ये गेम सॉल्व करूंगा, आपको पूरा एक्सेल पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सही है, लिख लिया? बोलो भाई। लिख लिया? चलो, अब आप लोगों ने जो, आपके पास क्या क्या चीजें, पहले मेरी बात सुनो। एक तरफ आपके पास सवाल मौजूद है, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास अलग से, मेरे पास क्वेश्चन पड़ा होगा, आपके पास अपना क्वेश्चन पड़ा है। सही है। नंबर 2, बेटा ये जो आपने जो भी सॉल्व किया, ये आपके पास लिखा हुआ है, आपने कॉपी किया है। सही है, आपने कॉपी किया है, बस ये एंट्रीज अब हम पोस्ट करेंगे, आपके सामने ये एंट्रीज पोस्ट करेंगे। मेरी बात फिर सुने,
आपके पास नंबर 1 क्या चीज़ पड़ा है? एक तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपका बुक है या फिर तस्वीर है, मैंने तस्वीर भेज दी है क्वेश्चन की। नंबर 2 आपके पास ये पूरी एंट्रीज़ को सॉल्व हुई हुई पड़ी हैं। मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और अब मैं पेन से लिखना बंद करूँगा और अब मैं आपको एक्सेल शीट पे ले जाऊँगा क्योंकि ये पूरा एक्सेल का ही काम है, ठीक है? राइट। आप लोगों ने भी इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास वो शीट्स हैं ही नहीं। वो एक स्पेशल शीट्स होती हैं जो हम क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने अब इसको एक्सेल पे ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी आपने सिर्फ़ देखना है, समझना है, सिर्फ़ समझना है, मैं आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, अच्छी तरह समझना है, सही है? अब मैं गेम एक्सेल पे लेके जा रहा हूँ। चलो, यहाँ देखें, सामने देखें। बच्चों, अब ज़ीरो से मेरी बात सुनो, देखो मैंने पहला काम रेडीमेड आपके सामने किया हुआ है। पहला काम रेडीमेड आपके सामने किया हुआ है, पहला काम आपके सामने रेडीमेड किया हुआ है, नज़र आ रहा है? देखो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में अपनी वीडियो भी बंद कर दूँगा, थोड़ी देर में मैं अपनी वीडियो खुद की फेस की वीडियो बंद कर दूँगा ताकि आप पूरी स्क्रीन पे आराम से ये एक्सेल का काम देखें, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, देखें, सबसे पहले पहला जो कॉलम है उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। पहले कॉलम का नाम है देखो 2 कॉलम बने हुए हैं ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट। ये वो क्लेरिकल काम है जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये ताकि मैं तुम्हारे सामने नहीं कर रहा ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो, तुम्हें पता है अब तुम्हारे पास जो लेजर के बैलेंसेस थे मैंने उससे टीबी बनाया हुआ है। शॉप फिटिंग एट कॉस्ट, शॉप फिटिंग हमारा एसेट होता है, शॉप फिटिंग हमारा एसेट होता है, देखो डेबिट हुआ है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो ओपनिंग गिवन है, 11x8 के साथ ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तुम्हें पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, तो कॉन्ट्रा एसेट देखो क्रेडिट साइड पे आता है, मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। फिर लीज होल्ड प्रेमिसेस एट कॉस्ट, लीज होल्ड प्रेमिसेस आपका एसेट होता है, तो ये डेबिट साइड पे आ रहा है। फिर चौथे नंबर पे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लीज होल्ड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट होती है, वो क्रेडिट साइड पे आ रही है ओपनिंग। फिर देखो ओपनिंग इन्वेंटोरी डेबिट साइड पे, रिसीवेबल्स डेबिट साइड पे। फिर पॉइंट नंबर 9 में देखो अलाउंस फॉर रिसीवेबल, तुम ओपनिंग, आपको पता है अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज अ कॉन्ट्रा एसेट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज अ कॉन्ट्रा एसेट, तो बेटा कॉन्ट्रा एसेट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। जब एसेट डेबिट साइड पे आ रहा है, जब एसेट डेबिट साइड पे आ रहा है तो कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट साइड पे आएगा, सही है? फिर देखो उसके बाद ये क्वेश्चन के थ्रू मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने था उसके थ्रू करा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड एसेट है, देखो डेबिट साइड पे आ रहा है। कैश इन द बैंक एसेट है, तो डेबिट साइड पे आ रहा है। उसके बाद आपको गिवन है पेबल्स, आपको क्या गिवन है? पेबल्स। लायबिलिटीज है, देखो क्रेडिट साइड पे आ रही है। फिर आपको गिवन है, ये देखो प्रोप्राइटर्स कैपिटल एट फॉर 11x8 कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, देखो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। फिर परचेसेस, परचेसेस एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे आ रही है। सेल्स हमारी इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे आ रही है। फिर वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट पे आ रहा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है तो डेबिट पे आ रहा है, लोकल टैक्सेस एक्सपेंस है तो डेबिट पे आ रहे हैं, और बैंक चार्जेस भी एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट पे आ रहा है, सही है? ओके, ये आपके सामने जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो सब पहले कॉलम में मैंने डाल दिया है। जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो सब का सब पहले कॉलम में डाल दिया है, पहले कॉलम में डाल दिया है, पहले कॉलम में डाल दिया है। ओके, बोलो।
ठीक है, कर लिया जी। ये बात समझ गए? ये बात समझ गए? बताएं, यहां तक समझ गए बच्चों? अब देखें, बताएं भाई। ठीक है, चलो बस बस बस, अब मेरी बात सुनना यार, थोड़ा सा आप लोग अटेंशन चाहिए। अब पहले अपना जहन ये बनाओ कि टॉपिक मुश्किल नहीं होगा, टॉपिक मुश्किल नहीं है, बस आप लोग की अटेंशन चाहिए। अच्छा, अब मैं ज्यादा चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई नहीं करना, अब अगर बात करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, सही है? अब देखें जितनी एंट्रीज, देखो अब अगला दो कॉलम है ना, एडजस्टमेंट्स का कॉलम है, देखो आपको इसी एक्सेल शीट पे नजर आ रहा होगा, अगले दो कॉलम एडजस्टमेंट्स के कॉलम है, एडजस्टमेंट्स के कॉलम है। तो मैंने मेरे ख्याल से साथ आपके साथ मिलके जो रेड पेन से भी अभी मैंने अपने रेड पेन से एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, वो एडजस्टिंग एंट्रीज एक एक करके पोस्ट करनी है, वो एडजस्टिंग एंट्रीज एक एक करके पोस्ट करनी है। आपकी कॉपी पे आपने कॉपी की थी, देखो आप लोगों ने कॉपी की थी, नहीं की थी तो आप लोगों को क्या बोलूं यार, अब क्लास है यार। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आपसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं है, अब यही बोल सकता हूँ। आपसे अच्छा आदमी कोई नहीं है अगर आपने वो कॉपी नहीं किया जो अभी मैंने लिखवाया था, सही? अब मेरी अर्ज सुने, तो पॉइंट, क्योंकि अब वो चीज नजर नहीं आएगी, अब आपको फिर ओरली सुनना होगा अगर आपने नहीं लिखा तो, ठीक है? तो जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, वो अब इस बीच के दो कॉलम, देखो ये बीच के दो कॉलम नजर आ रहे हैं, इनमें पोस्ट करूंगा। इनमें मैं वो एडजस्टिंग एंट्रीज बेटा आपके सामने पोस्ट करूंगा, आपके सामने पोस्ट करूंगा, सही है? चलो, अब मैं आपकी स्क्रीन, अब मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूं और आपको अब सिर्फ स्क्रीन पे ये पूरा नजर आएगा, क्या कहते हैं, सेटअप। चलो आ जाओ, पहली एडजस्टिंग एंट्री जाके देख लो। पहली एडजस्टिंग एंट्री जहां तक मुझे याद है क्या बनी थी बताऊं? पहली एडजस्टिंग एंट्री बनी थी वेजेस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। पहली एडजस्टिंग एंट्री बनी थी वेजेस 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 डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। अब इधर आओ, देखो वेजेस कहाँ है, पॉइंट नंबर देखो, पॉइंट नंबर 16 में वेजेस लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 16 में वेजेस लिखा हुआ है, तो देखो एडजस्टमेंट के कॉलम में, सब देखें, एडजस्टमेंट के कॉलम में 500 रुपए से वेजेस डेबिट कर दिए, देखो एडजस्टमेंट के कॉलम में 500 रुपए से वेजेस के सामने, वेजेस के सामने 500 रुपए डेबिट कर दिया। अब बताओ वेजेस डेबिट और परचेजेस क्या हुई थी, परचेजेस क्रेडिट हुई थी। देखो पॉइंट नंबर 14 के सामने, पॉइंट नंबर 14 के सामने परचेजेस के कॉलम में, पॉइंट नंबर 14 के सामने परचेजेस के सामने एडजस्टमेंट्स के कॉलम में 500 रुपए क्रेडिट। ये देख लो, ये एंट्री पोस्ट हो गई, ये देख लो एंट्री पोस्ट हो गई, रेलेवेंट सामने सामने देखें, वेजेस को डेबिट करा है, वेजेस को डेबिट करा है, परचेजेस को क्रेडिट किया है, वेजेस को डेबिट किया है और परचेजेस को क्रेडिट किया। बेटा अभी सब चीजें छोड़ के इधर देख लें, हर चीज से हट कट के क्वेश्चन को देखें, वेजेस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, पहली एंट्री पोस्ट हो गई। अब बच्चे ने कहा अब दूसरी जो दोनों एंट्रीज हैं, देखें पहली एंट्री तो ये थी, दूसरी दोनों एंट्रीज डेप्रिसिएशन की थी। एक डेप्रिसिएशन शॉप फिटिंग था, एक डेप्रिसिएशन शॉप फिटिंग था, याद है? और एक था डेप्रिसिएशन लीज होल्ड, एक डेप्रिसिएशन शॉप फिटिंग था और एक था लीज होल्ड, याद है? हाँ। अब मेरी अर्ज सुने, बच्चे ने कहा वो इस बार जो एंट्री है, अब जो करेक्टिंग एंट्री है जरा वो देखो, अब जो करेक्टिंग एंट्री है एक नजर देखो, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जो करेक्टिंग एंट्री है उसका नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नजर आ रही है एंट्री नंबर 2 और 3 जो मैंने बनवाई थी? बच्चे ने कहा ये जो तुमने सारे नाम लिखे हुए ना, ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया हुआ है, बेटा प्लीज मेरी बात सुने, बच्चे ने कहा ऑलरेडी जो तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का तो नाम ही नहीं है, ऑलरेडी जो तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम ही नहीं है, देख लो 19वें नंबर तक नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर किसी चीज का नाम नहीं होगा ना, सुने, अगर किसी चीज का नाम नहीं होगा तो वो हम उसको अलग से इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम खुद नीचे नाम लिखेंगे। चलो अब मैं नाम लिखना शुरू कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ऑलरेडी नाम ही नहीं तो मैं नाम लिखना शुरू कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, ये देखें एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया। अब देखो इधर आओ, मैं अब इधर पोस्ट करूंगा, एडजस्टमेंट के कॉलम में आया, आप लोग जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री देखें, आप लोग देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 बार डेबिट हो रहा है, एंट्री नंबर 2 और 3 में। बेटा अपनी कॉपी अपने सामने रखें, एंट्री नंबर 2 में भी और 3 में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों में डेबिट हो रहा है। एक बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 450 से डेबिट हो रहा है और एक बार 2800 से, एक बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 450 से डेबिट हो रहा है और एक बार 2800 से। बेटा दोनों को मिला लो,
450 और 2800, 450 और 2800 होता है 3250, 450 और 2800 हो रहा है 3250, ये डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के सामने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया। बच्चे ने कहा उस्ताद ये डबल एंट्री तो अभी बैलेंस ही नहीं है, डबल एंट्री पूरी तो पोस्ट नहीं की। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। बच्चे ने कहा आपने डबल एंट्री पूरी पोस्ट नहीं की है। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, ठहरे तो सही। अब बताएं, खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही थी? क्रेडिट हो रही थी। अब बताओ दो अलग अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दो अलग अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक थी शॉप फिटिंग की, याद है? शॉप फिटिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 450 से क्रेडिट हो रही थी। शॉप फिटिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 450 से क्रेडिट हो रही थी। देखो तो शॉप फिटिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने, शॉप फिटिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में 450 क्रेडिट करा, और लीज होल्ड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शायद 2800 से क्रेडिट हो रही थी। लीज होल्ड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शायद 2800 से क्रेडिट हो रही थी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लीज होल्ड के सामने 2800 क्रेडिट कर दिया। मेरे बच्चों में तुम्हें एक निशानी बताता हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ 3 एंट्रीज पोस्ट की हैं। देखें एडजस्टमेंट के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट साइड सेम है, एडजस्टमेंट के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट साइड स्टिल सेम है, और हमेशा सेम होगी, क्योंकि आप डबल एंट्रीज पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप डबल एंट्रीज पोस्ट कर रहे हो, आप डबल एंट्रीज पोस्ट कर रहे हो। देख लो भाई। अब बेटा ये एंट्रीज आपने कौन सी पोस्ट की हैं? ये एंट्रीज जो आपने पोस्ट की हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्रीज जो आपने पोस्ट की हैं, ये पहली 3 एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। पहली 3 एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। पहली 3 एंट्रीज माय डियर स्टूडेंट्स पोस्ट हो चुकी हैं। अब बताओ, अब बैड डेट वाली एंट्री पोस्ट करते हैं। देखो चौथी और पांचवी एंट्री बैड डेट की थी, चौथी और पांचवी बैड डेट की थी। बच्चे ने कहा सर वो बैड डेट वाली एंट्री में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ना। देखो दोनों एंट्रीज में बैड डेट की, दोनों एंट्रीज में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, बैड डेट्स की दोनों एंट्रीज में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। लेकिन बच्चे ने मासूमियत से बोला उस्ताद, उस्ताद बैड डेट एक्सपेंस का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ, ये सारी जो आपकी लिस्ट है, ये जो आपकी लिस्ट है इसमें बैड डेट एक्सपेंस का नाम ही नहीं है। मैंने कहा आप क्यों डर रहे हैं, मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, जिस चीज का नाम नहीं होगा मैं अलग से नीचे लिख लूंगा। देखो तो मैं अब नीचे आया, देखो इधर देखो, पॉइंट नंबर 21 पे आया इधर, और इधर मैंने लिखा है देखो बैड डेट, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इधर देखो, सामने देखें यार, तुमने जो 2 एंट्रीज बैड डेट की बनाई है, प्लीज मेरी बात सुने, तुमने जो 2 एंट्रीज बैड डेट की बनाई है, उन दोनों एंट्रीज में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। एक बार 2250 से डेबिट हो रहा है, एक बार एक्सपेंस 2250 से डेबिट हो रहा है, और एक बार 450 से डेबिट हो रहा है। एक बार एक्सपेंस 2250 से डेबिट हो रहा है और एक बार 450 से। देख लो 2250 और 450 को मिला लो, क्योंकि दोनों में बैड डेट डेबिट हो रहा है। 2250 और 450 गालिबन गालिबन 2700 रुपए होते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, 2700 रुपए से आपने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, 2700 रुपए से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, और पोस्ट भी कर दिया एडजस्टमेंट के कॉलम में। 2700 रुपए से बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करके पोस्ट कर दिया। बच्चे ने कहा एंट्री में कुछ क्रेडिट भी हो रहा था, एंट्री में कुछ क्रेडिट भी हो रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। एंट्री में एक तो रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था, याद है, रिटर्न ऑफ की वजह से रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था। तब देखो रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था 2250 से, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था 2250 से। तो देखो पॉइंट नंबर 8 में, स्क्रीन पे देखो, पॉइंट नंबर 8 में रिसीवेबल के सामने 2250 क्रेडिट कर दो। पॉइंट नंबर 8 में रिसीवेबल के सामने 2250 क्रेडिट कर दो। हाँ पक्का। उसके बाद अच्छा भाई एक बार अलाउंस भी क्रेडिट हो रहा था। ये देखो अलाउंस फॉर रिसीवेबल, देखो जो तुमने एंट्रीज बनाई थी उसमें अलाउंस फॉर रिसीवेबल 450 से क्रेडिट हो रहा था, अलाउंस फॉर रिसीवेबल 450 से क्रेडिट हो रहा था। ये देखो अलाउंस फॉर रिसीवेबल के सामने 450 क्रेडिट कर दिया, अलाउंस फॉर रिसीवेबल के सामने 450 क्रेडिट कर दिया। आंखें खुली, आंखें और कान खुले प्लीज प्लीज। बेटा आपने अभी तक बहुत सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं, और आप मजे की बात यह है कि इन सब के होने के बावजूद आपका एडजस्टमेंट वाले दोनों कॉलम अभी भी बैलेंस है, एडजस्टमेंट के दोनों कॉलम अभी भी बैलेंस हैं।
एडजस्टमेंट के दोनों कॉलम अभी भी बैलेंस हैं। ओके, सही। 30 सेकंड के लिए मैं चुप हूं, देख लो अभी तक एंट्रीज जो पोस्ट की हैं वो लिख दी हैं। अब इसके बाद अगली एंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक की। अगली एंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक की। बच्चे ने कहा आप अच्छी तरह देखो, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है, देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने लेजर के बैलेंसेस डाले उसमें ओपनिंग स्टॉक तो है लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे अलग से इंकॉर्पोरेट करूंगा। देखो किस तरह इंकॉर्पोरेट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, देखो इन्वेंटोरी एट अपडेट डालूंगा 31 12 x8 31 12 x8, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब तुम्हें याद होगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री देख लो। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री एक बार डेबिट हो रहा था 1,35,000 देखो, और एक बार क्रेडिट हो रहा था। एक बार डेबिट हो रहा था और एक बार क्रेडिट, तो बस इसी तरह आमने सामने लिख दो, डरो मत। इसी तरह आमने सामने 1,35,1,35 लिख दो। याद रखना जो डेबिट वाला हिस्सा है वो बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा, जो डेबिट वाला हिस्सा है वो बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा, और जो क्रेडिट वाला हिस्सा है वो इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट हो जाएगा। जो डेबिट वाला हिस्सा है वो बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा, और जो क्रेडिट वाला हिस्सा है वो इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल मत डरें, सही। तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिख के पोस्ट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखकर ये पोस्ट कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक लिख के पोस्ट कर दिया है। ठीक है, अब बताओ इसके बाद वाली एंट्री थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की। चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें प्लीज। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की एंट्री थी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या थी, खुद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहा था और एक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट हो रही थी। खुद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहा था और एक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट हो रही थी। बच्चे ने कहा एडवर्टाइजिंग का हेड तो है, एडवर्टाइजिंग का हेड तो है लेकिन एक्रूड लायबिलिटी का हेड नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का हेड तो नजर आ रहा है, पॉइंट नंबर 17 देखो, पॉइंट नंबर 17 में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का हेड तो है लेकिन एक्रूड लायबिलिटी का हेड नहीं है। तो मैं एक्रूड लायबिलिटी का हेड नीचे बना रहा हूँ, ये देखो एक्रूड लायबिलिटी का हेड नीचे बना रहा हूँ, सही है। चलो मैं पोस्टिंग करना सिखाऊं, इधर देखो खुद एक्रूड लायबिलिटी 540 से क्रेडिट हो जाएगी, खुद एक्रूड लायबिलिटी 540 से क्रेडिट हो जाएगी, और इधर देखो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के सामने, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के सामने 540 रुपए डेबिट कर देना, सही है। देख लें एंट्री पूरी बन चुकी है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट एडजस्टमेंट के कॉलम में बन चुकी है, एडजस्टमेंट के कॉलम में बन चुकी है, एडजस्टमेंट के कॉलम में पोस्ट हो चुकी है। बोलो भाई। अब एक एंट्री सिर्फ रह गई है प्री पेमेंट की, एक एंट्री सिर्फ रह गई है प्री पेमेंट की, देख लो वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और लोकल टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। एंट्री चेक कर लो, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और लोकल टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। बच्चे ने कहा लोकल टैक्सेस तो हमें नजर आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 18 पे लोकल टैक्स एक्सपेंस तो नजर आ रहा है लेकिन सर प्री पेमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रही, प्री पेमेंट का एसेट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, पूरी पूरी लिस्ट में देख लो। तो प्री पेमेंट का एसेट अलग से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा प्रीपेड एसेट, ये देखो चलो पोस्टिंग करूं, क्या होगा, प्रीपेड एसेट खुद डेबिट हो रहा है और लोकल टैक्स का एक्सपेंस, ये देखो लोकल टैक्स के सामने 13। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब पोस्टिंग हो गई, सारी पोस्टिंग कर दी, सारी की सारी पोस्टिंग हो चुकी है। चेक कर लें भाई, सारी की सारी पोस्टिंग कर चुका हूं, सारी की सारी पोस्टिंग कर चुका हूं एडजस्टमेंट के कॉलम में, एडजस्टमेंट के कॉलम में सारी की सारी पोस्टिंग कर चुका हूं। ठीक है, अब जरा मेरी तरफ देख के बात सुने, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर रहा हूं। इधर देखें सामने देखें, सुनो बेटा, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, आपको एक प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस गिवन होता है,
आपको एक प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस गिवन होता है जिसके आपने फर्स्ट 2 कॉलम्स बनाए। उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। आपने एडजस्टमेंट्स को लेके एडजस्टिंग एंट्रीज बना ली। एडजस्टमेंट्स की बेसिस पे एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई और अब आपने क्या करना है बताऊं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। मेरा डायलॉग सुने। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। सही है? रुके, अजान हो रही है। अच्छा जी, इधर देखें, सामने देखें प्लीज। अब पॉइंट क्या है बेटा? आपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस जो आपको लेजर्स के बैलेंसेस गिवन थे पहले 2 कॉलम में सिर्फ वो कॉपी पेस्ट किए, क्वेश्चन से उठा के लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। नंबर 2, आपको जो नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन थी आपने उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बना दी और एडजस्टिंग एंट्रीज को बीच वाले एडजस्टमेंट के कॉलम में पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 काम कर लिए। प्लीज गौर से सुने। अब आपको क्या करना है बताओ? अब आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। मेरी तरफ देखें, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। सही है? तो देखो आगे आप इसको तरह से देखें, यहाँ देखें। आगे आपको इनकम स्टेटमेंट के भी मैंने 2 कॉलम नजर आ रहे होंगे। आपको इनकम स्टेटमेंट के भी 2 कॉलम नजर आ रहे हैं और एसओएफपी के भी। इनकम स्टेटमेंट के भी मैंने आगे 2 कॉलम बनाए हुए और एसओएफपी के वो मैं खुद पोस्ट करा दूंगा। आप बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं। सही है? अब मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें आपने बचपन में जब आप छोटे थे तो मेजोरिटी को मैंने खुद पढ़ा है अल्सर, ALCER, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। याद है? अब मेरी तरफ देखो और अपनी बेसिक नॉलेज सिर्फ मेरे साथ मिलकर अपनी बेसिक नॉलेज कंबाइन कर दो, तुम सीख जाओगे। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल जाते हैं बैलेंस शीट में। याद है? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल जाते हैं बैलेंस शीट एसओएफपी में। सही है? एसओएफपी है तो भूलना नहीं। तो बेटा ये जितने भी आपको ये देखें, पॉइंट नंबर 3 से लेके 24 तक सामने देखें स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 3 से लेके पॉइंट नंबर 24 तक जितनी भी चीजें ये आगे पोस्ट होंगी, लेकिन इनमें से कुछ चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, कुछ इनकम स्टेटमेंट में, कुछ बैलेंस शीट में जाएंगी, कुछ इनकम स्टेटमेंट में। पक्का अपने हाथ में पेंसिल या पेन रख लें ताकि वो लिखते रहें आप। बैलेंस शीट हमेशा एज एड बनती है। बैलेंस शीट हमेशा एज एड बनती है और अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बनती है। आपने बच्चों ने पढ़ा भी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? A इज इक्वल टू सी प्लस एल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो बेटा जो 3 चीजें ना, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। सही है? अच्छा एक बच्चों वाली बात, एसेट का नेचर सबको पता है डेबिट है, तो एसेट एसओएफपी में डेबिट होगा। लिख लो कहीं, एसेट एसेट एसओएफपी में डेबिट होगा। जबकि लाइबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। लाइबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, तो वो बैलेंस शीट यानी एसओएफपी में क्रेडिट होंगी। सही है? तो एसेट्स एसओएफपी में डेबिट होंगे,
लाइबिलिटीज और कैपिटल एसओएफपी में क्रेडिट होगा। मैं रुक रहा हूं। सही। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट होता है नफा, 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 प्रॉफिट, 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 याद है? तो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं कमाई और खर्चे, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस। तो इस लिस्ट में मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, इस लिस्ट में इनकम स्टेटमेंट की जो भी चीजें यानी इनकम और एक्सपेंसेस है वो इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट कर देना। इनकम स्टेटमेंट की जो भी चीजें हैं वो इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट कर देना। सही है। अब एक बुनियादी मंतक सिखा दूं, बुनियादी बात। देखो, हर वो चीज जो कमाई है, इनकम है, फायदा है, वो क्रेडिट नेचर का होता है। याद है, इनकम और रेवेन्यू क्रेडिट नेचर का और एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में इधर देखो, एक सिंपल उसूल सुन लो। हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाएगी, हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी। सिंपल उसूल बता रहा हूँ। हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी, और हर वो चीज जो प्रॉफिट को घटाएगी वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगी। हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी, और हर वो चीज जो प्रॉफिट को घटाएगी वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगी, वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगी। सही है? ओके, ये बेसिक उसूल जहन में रख लें। ठीक है। अच्छा, अब आप बिल्कुल लेफ्ट टू राइट हर चीज लेके जाएंगे यहाँ। तो अगर बीच में कहीं भी एडजस्टमेंट होगा तो उसको एडजस्ट जरूर कर लेना। कहीं भी एडजस्टमेंट होगा उसको एडजस्ट जरूर कर लेना, वो मैं आपके साथ साथ करता जाता हूँ। सही है? ओके, चलो अब आप लोग भी मेरे साथ दें, हम लोग मिलके काम करेंगे, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं जरा थोड़ी देर फिर कैमरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे आपको ये एक्सेल नजर आए, ताकि आप अच्छी तरह सीखें। सही है? सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मेरे साथ दें बस। ये देखें भाई, सबसे पहला नाम क्या है? शॉप फिटिंग। सबसे पहला नाम है शॉप फिटिंग एट कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है, सही है? ये एसेट है ना बेटा? ये एसेट सीधा कहां जाएगा? एसओएफपी में। देखो, मैंने एसओएफपी पे गया, एसओएफपी की डेबिट साइड पे गया, इक्वल टू का बटन दबाया, और यहां से लाके इस नंबर को ठक, देखो ये आ गया। इधर देख लो, ये आपके पास आ गया है भाई। बोलो भाई। ठीक है। अब बताओ, अगली चीज है सेकंड, इसके बाद वाला नंबर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा दिमाग से सोचो। डेप इधर देखें, शॉप फिटिंग एसेट है ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। शॉप फिटिंग एसेट है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट है। अब दिमाग से सोचो, एसेट बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है, एसेट बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। एसेट बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। हाँ, पक्का। अब इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो, बताओ आपके पास ऑलरेडी ये कितना है? आपके पास ऑलरेडी ये 450 क्रेडिट पे, ये देखो ऑलरेडी 450 पे क्रेडिट पे है, और सामने सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में, सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में भी ये 450 क्रेडिट ही है। सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में भी ये 450 क्रेडिट ही है। देख लो, तो 450 और 450, ये देखो यहाँ जाके इधर जाके 900 रुपए आ जाएगा, इधर जाके 900 रुपए आ जाएगा। सही है? 450 और 450 देखो बैलेंस शीट में बाकी 900 रुपए क्रेडिट पे आ गया। ठीक है। अब अगला नाम क्या है? अगला नाम है लीज होल्ड प्रेमिसेस एट कॉस्ट। नजर आ रहा है? अगला नाम है लीज होल्ड प्रेमिसेस एट कॉस्ट। ये एसेट है बेटा। अगला नाम है लीज होल्ड प्रेमिसेस एट कॉस्ट। सिर्फ सवाल को देखो तो ये एसेट है, और एसेट हमेशा बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट बैलेंस शीट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट कर दिया। अच्छा, उसका अगला नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। उसका अगला नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लीज होल्ड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, ऑपोजिट टू एसेट। हाँ, तो जब एसेट एसओएफपी में डेबिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एसेट एसओएफपी में क्रेडिट होगा। तो 2800 और 2800 कितना होता है बेटा? देखो, ये ऑलरेडी क्रेडिट पे 2800 है, और सामने भी क्रेडिट 2800 है, सामने भी क्रेडिट 2800 है, तो दोनों क्रेडिट हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 28 और 28 हो जाएगा 5600। हाँ भाई। अच्छा, अब बड़ी मजेदार चीज है। अब आया रिसीवल। अब क्या चीज आई? रिसीव नहीं, इन्वेंटोरी आई। बेटा इन्वेंटोरी कौन सी आई है? ओपनिंग स्टॉक आई। अच्छी तरह डेट पढ़ लो। ओपनिंग स्टॉक आई है ना बेटा, आप कभी भी नहीं भूलना, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, याद है?
ओपनिंग स्टॉक पूरी क्लास मिलके सोचे और जरा थोड़ा सा एनालाइज करें। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट की चीज है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है और वो इनकम स्टेटमेंट की चीज है, तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सही है। और एक और बात बताऊं, ओपनिंग स्टॉक की वजह से आपने बचपन में एरर्स मेरे साथ पढ़े, ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट गिरता है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स इनवर्स रिश्ता होता है, भूल गए। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से हमेशा इनवर्स रिश्ता होता है, उसकी वजह से प्रॉफिट गिरता है ना। तो मैंने अभी बोला था, हर वो चीज जो प्रॉफिट को गिराएगी वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगी। हर वो चीज जो प्रॉफिट को गिराएगी वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगी। देखो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया है, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया है, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया है। हाँ हाँ भाई देख लो। अब उसके बाद अगला नाम है रिसीवेबल्स। अगला नाम है रिसीवेबल्स। बेटा बगैर किसी इख्तलाफ के रिसीवेबल एसेट है, बगैर किसी इख्तलाफ के रिसीवेबल एसेट है। इधर देख लो। तो अब रिसीवेबल में क्या होगा बेटा, एसेट हमेशा बैलेंस शीट में डेबिट होता है, एसेट हमेशा बैलेंस शीट में डेबिट होता है। लेकिन एक मजे की बात सुनो, ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल डेबिट साइड पे, और वहां सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस पे रिसीवेबल डेबिट साइड पे और एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट्स और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डेबिट्स और क्रेडिट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो चलो करो, अपने पास कैलकुलेटर में करके देख लो। 240750 माइनस 2250, 240750 माइनस 2250, ये होता है 238, ये होता है 238500, ये होता है 238500, ये होता है 238500, ये होता है 238,500। ऐसा ही है। हाँ अच्छा बेटा, जब हमारा रिसीवेबल एसेट है, आराम से सुनो, रिसीवेबल हमारा एसेट है, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल हमारा कॉन्ट्रा एसेट है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल हमारा कॉन्ट्रा एसेट है, याद है। तो एसेट जब बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। एसेट जब बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जरा सुने, इधर देखें। ऑलरेडी ऑलरेडी इधर देखें, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे 4320, ऑलरेडी अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे है 4320। सही है। और सामने भी देखो क्रेडिट ही है, सामने भी देखो क्रेडिट है, तो यहां भी क्रेडिट है, सामने भी क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट और क्रेडिट ऐड हो जाएंगे, दोनों क्रेडिट और क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। करो 4320 प्लस 450 कर लो, ये हो जाएगा 4770, ये हो जाएगा 4770। सही है, ये हो जाएगा 4770। देख लें बेटा, आराम से, आराम से देख लें। हाँ जी। अब इधर देखें, अगला नाम है कैश इन हैंड। अगला नाम है कैश इन हैंड, बगैर किसी इख्तलाफ के कैश एसेट है, बगैर किसी इख्तलाफ के कैश एसेट है। और एसेट हमेशा बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे आता है, एसेट हमेशा बैलेंस शीट की एसओएफपी की डेबिट साइड पे आता है। हाँ फिर कैश इन दी बैंक, कैश इन दी बैंक, बैंक भी हमारा एसेट है, बगैर किसी इख्तलाफ के बैंक भी एसेट है, बैंक भी बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे जाएगा। सही। फिर पेबल्स, पेबल्स बगैर किसी इख्तलाफ के पेबल इज अ लाइबिलिटी, बिला इख्तलाफ पेबल लाइबिलिटी है, बिला इख्तलाफ पेबल लाइबिलिटी। और अभी बताया था कि लाइबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट होती है, अभी बताया था कि लाइबिलिटी खुद बैलेंस शीट में क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 292,500, 292,500 बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ फिर अगला नाम है कैपिटल, अगला नाम है कैपिटल। कैपिटल भी बैलेंस शीट की आइटम है, कैपिटल भी बैलेंस शीट की आइटम है, और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर क्या होता है भाई, क्रेडिट होता है। तो ये देखो, इसको बैलेंस शीट में अभी आपके सामने से बैलेंस शीट में क्रेडिट कर देंगे, आपके सामने से बैलेंस शीट में क्रेडिट कर देंगे। सही है। हाँ भाई देखते रहो, अच्छी तरह देखते रहो। उसके बाद अब आ गया, देखो अगला नंबर है परचेजेस का। किसका नंबर है, परचेजेस। बेटा आंखें खोलो, बचपन में मैंने खुद पढ़ा है, परचेजेस एक्सपेंस होता है, परचेजेस एक्सपेंस होता है और परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में जाता है, परचेजेस एक्सपेंस होता है और इनकम स्टेटमेंट में जाता है। सही है। और परचेजेस जब एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट को गिराएगा, परचेजेस जब एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट को गिराएगा। तो हर वो चीज जो प्रॉफिट को गिराती है वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होती है। सही है। तो अब देखें, परचेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे 459 है, देखो परचेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे 459 है, और सामने एक एडजस्टमेंट क्रेडिट की है। देखें
परचेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे 459 है और सामने एक एडजस्टमेंट क्रेडिट की है, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 458,500। ये 458,500 आपके पास नेट ऑफ होके आ जाएगा। 458,500 आपके पास नेट ऑफ होके आ जाएगा। हाँ भाई, अब अगला नाम है सेल्स। बगैर किसी इख्तलाफ के सेल्स सबसे बड़ी कमाई होती है, सबसे बड़ी इनकम होती है और इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है। इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है और सेल्स इनकम स्टेटमेंट की चीज होती है। प्रॉफिट बढ़ा रही है, सेल्स कमाई है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स आपके मेरे प्यारे बच्चों इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगी। सही है। देन अगला नाम है वेजेस। वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है। वेजेस भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, एक्सपेंस हमेशा इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट को गिराएगा। एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट को गिराएगा। अच्छा देखो, वेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे, वेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे और सामने एडजस्टमेंट में भी डेबिट हो रही है। वेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे, सामने एडजस्टमेंट पे भी डेबिट हो रही है, तो डेबिट और डेबिट मिल जाएंगे। डेबिट और डेबिट मिल जाएंगे। 81,900 प्लस 500 कितना होता है? 82,400। 82,400 सही है। आप लोग भी साथ साथ ऐड करते रहे भाई। 81,900 प्लस 500 इज 82,400। ठीक है। फिर मेरे डियर स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है। हाँ, तो बताओ, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है? एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा। अब देखो, ऑलरेडी ये 10350 डेबिट है, ऑलरेडी ये 10350 डेबिट है और आगे 540 भी डेबिट है। ये भी डेबिट पे लिखा है, वो भी डेबिट पे है, तो डेबिट और डेबिट ऐड हो जाएंगे। डेबिट और डेबिट ऐड हो जाएंगे, तो 10350 और 500 होता है 10850 प्लस 40 10890। ये हो जाएगा 10890। आप लोग भी एक बार चेक कर लें, आप लोग भी एक बार चेक कर लें। सही है। 10350 प्लस 540, 10350 प्लस 540 इज 10890। ओके। अच्छा, अब अब आ गया लोकल टैक्स एक्सपेंस। वंस अगेन एक्सपेंस आया। लोकल टैक्सेस भी एक्सपेंस होते हैं। लोकल टैक्सेस भी एक्सपेंस होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएंगे। लोकल टैक्स एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगा। लेकिन जरा एक बात बोलूं, ऑलरेडी यहाँ डेबिट साइड पे और यहाँ क्रेडिट पे, देखो ऑलरेडी एक्सपेंस खुद तो डेबिट पे ट्रायल बैलेंस में, लेकिन सामने एडजस्टमेंट क्रेडिट पे है। तो देखो, डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को क्रेडिट कर देता है। तो ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, मेरे ख्याल से 5400 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 5400 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 5400 आएगा। ऐसा ही है। हाँ भाई। अब अब इधर देखें, इधर देखें, सामने देखें। उसके बाद अगला नाम है बैंक चार्जेस। अगला नाम है बैंक चार्जेस। बगैर किसी इख्तलाफ के बैंक चार्जेस एक्सपेंस है। बगैर किसी इख्तलाफ के बैंक चार्जेस बेटा क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है। एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है। सही है। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मुंह से कह रहा है मैं एक्सपेंस हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुंह से कह रहा है मैं एक्सपेंस हूँ, तो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? डेबिट। फिर आ गया बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस, ये भी मुंह से कह रहा है मैं एक्सपेंस हूँ, ये भी मुंह से कह रहा है मैं एक्सपेंस हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट में ठक डेबिट। अब मजेदार, देखो तुमने एंट्रीज मेरे साथ मिलके ही बनाई थी। क्लोजिंग स्टॉक आप सबको पता है। इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे दो जगह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे दो जगह जाता है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट होता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट होता है। तो बैलेंस शीट में देखो डेबिट हो गई, डेबिट वाला हिस्सा बैलेंस शीट में डेबिट। और दूसरा बताऊं, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। क्लोजिंग स्टॉक, सब बच्चे सोचो मिलके, सब बच्चे प्लीज सोच लो, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। और याद करो, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट 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 रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, तो वो बेटा आपके आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है, सोच लो।
क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट, और यही मैंने एंट्री में लिखवाया था, जाके देख लो। जो मैंने तुम लोगों में से जिन्होंने एंट्री कॉपी की है उनके पास यही लिखा हुआ होगा। हो गया भाई। उसके बाद अगला नाम है, मुंह से कह रहा है लायबिलिटी, एक्रूड लायबिलिटी। अगला नाम क्या है? एक्रूड लायबिलिटी। बेटा अभी बोला था कि लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट होती है, अभी बताया था कि लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट होती है, सही है। फिर अगला नाम है प्रीपेड एसेट। अगला नाम है प्रीपेड एसेट। सबको बता चुका हूं कि एसेट बैलेंस शीट में डेबिट होता है, एसेट एसओएफपी में डेबिट होता है। मेरे डियर स्टूडेंट, मैंने हर चीज पोस्ट कर ली है, मैंने हर चीज पोस्ट कर ली है, आपके सामने पोस्ट किए, कुछ भी छुप छुप के काम नहीं हुआ, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। एक नजर देख लो, मैं चुप हूं, 1 मिनट चुप हूं, देख लो। अब यहां देखें बेटा, अब मुझे निकालना है इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट। देखो मैं अब इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट देखें, अब आप आंखें खोल लें थोड़ी देर के लिए, सब आंखें खोलें। नीचे देखो एक सब टोटल वाली रो नजर आ रही है, सब टोटल वाली रो नजर आ रही है। देखो मैं इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पहले ऐड कर रहा हूं, ये देखें इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे बस ये दो चीजें हैं, देखो ये दो चीजें, ये भी मैंने ऐड की, ये देखो। और डेबिट साइड पे जो कुछ है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखो मैं डेबिट साइड पे भी जो कुछ है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। सब बच्चे यहाँ देखें, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे जो कुछ है वो सब मैं ऐड कर रहा हूं, सब बच्चे देख लें। बताओ, आंखें खोलो, क्रेडिट साइड कितनी है? क्रेडिट साइड 715 आई है और डेबिट साइड आई है 681040। क्रेडिट साइड 715 और डेबिट साइड 681040। थोड़ी देर के लिए प्लीज यहां देख लें, यहां देखें। एक बात कभी नहीं भूलना, इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड का मतलब फायदा। बेटा इधर देखें, इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड का मतलब देखो फायदा है, फायदा। इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड का मतलब बेनिफिट, और डेबिट साइड का मतलब खर्चे। तो देखें, चाहो तो लिख लो, इनकम स्टेटमेंट में कभी भी क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम आएगा तो प्रॉफिट होगा, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम आएगा तो नफा होगा, सीधी बात है। क्रेडिट साइड का मतलब यहाँ रेवेन्यूज है, कमाई है, तो कमाई ज्यादा है, कमाई ज्यादा है और खर्चे कम 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 है, सही है। तो बेटा प्रॉफिट आएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रॉफिट आएगा, कमाई ज्यादा है खर्चे कम है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा भाई। तो अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इधर देखो, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ, ये देख लें, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ। 715 माइनस 715 माइनस कितना है, ये देख लो 33960 का प्रॉफिट आ गया, 33960 का प्रॉफिट आ गया, 339। देखो आप लोग अपने कैलकुलेट हो और 7,15,000 में से 681040 लेस करो तो ये 33960 आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये देखो कमी डेबिट साइड पे है, कमी डेबिट साइड पे है यहाँ, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डेबिट पे आ जाएगा, 33960 डेबिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। हाँ हाँ जी। अब मुझे बताओ, देखें यहाँ नीचे टोटल निकाल रहा हूँ, अब मैं टोटल निकाल रहा हूँ इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, ये देखो ये और ये तो एज इट इज आ जाएगा भाई। इनकम स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई है, इनकम स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई है। हाँ अब मुझे बताओ, बच्चे ने कहा यार बैलेंस शीट क्या बैलेंस है, मैंने कहा नहीं देखना, बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। देखो बैलेंस शीट पे जाता हूँ, बैलेंस शीट तुम्हारे सामने बताता हूँ, वो बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस शीट सब मिलके देखते हैं, बैलेंस नहीं होगी। इधर देखो, आ जाओ इधर, बैलेंस शीट के दोनों कॉलम ऐड कर रहा हूँ, सब बच्चे देखो, सब टोटल में फॉर्मूला लगा रहा हूँ सम का,
ये देखें, पहले क्रेडिट साइड उठाता हूं, ये देखो 424310। हाँ, अब इधर देखें डेबिट साइड को भी ऐड करता हूं। बेटा प्लीज जान लगाएं, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी प्लीज। देखा, यहां देख लें, बैलेंस शीट की भी देखो दोनों साइड सेम नहीं है, बैलेंस शीट ऑलरेडी बैलेंस नहीं आ रही है, बैलेंस शीट ऑलरेडी बैलेंस नहीं आ रही। देखो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। अब मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं, अल्लाह करे तुम समझ जाओ। बेटा बैलेंस शीट बैलेंस इसलिए नहीं हो रही, मेरे बच्चों प्लीज थोड़ी देर मेरी तरफ, थोड़ी सी देर मेरी तरफ, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट बैलेंस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप आंखें खोल के जरा पॉइंट नंबर 13 जो मैंने मेरी स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 13 आ रहा है उसको देख लो। कैपिटल जो गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल है, आप कैपिटल के साथ डेट पढ़ें, कैपिटल के साथ डेट लिखी हुई है 11x8, कैपिटल के साथ डेट लिखी हुई है 11x8, यानी बैलेंस शीट में तुमने ऑलरेडी जो कैपिटल पोस्ट किया था वो ओपनिंग कैपिटल है बेटा। जबकि तुम बैलेंस शीट ईयर एंड पे बना रहे हो, सब मिलके सोचो, बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी कैपिटल पोस्टेड है वो ओपनिंग कैपिटल है, जबकि तुम बैलेंस शीट ईयर एंड पे बना रहे हो। तो बेटा याद करो, मैं ही वो इंसान हूं जिसने तुम्हें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाया था। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स याद है, उसमें मैंने जब कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो डब्बे बनाए थे, याद नहीं है, भूल गए तुम? तो याद करो, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, याद है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, ये फॉर्मूला लिखवाया था, भूल गए हो यार? लिख लो, जहां भी बैठे हो पहले फिजिकली लिखो तो याद आएगा। लिखो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, ये लिखो, तुम्हें याद आएगा, लिखोगे तो याद आएगा। लिखो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, याद है? ड्रॉइंग्स तो इस सवाल में है नहीं, छोड़ दो। तो अगर तुम ओपनिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे, सिर्फ टेक्निकली सोचो, सिर्फ सोचो तो सही, ओपनिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे, ओपनिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। ओपनिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट क्लोजिंग कैपिटल, यस और नो? तो बस आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल पोस्ट हुआ हुआ है, प्रॉफिट तो पोस्ट नहीं हुआ हुआ ना। आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी नजर आ रहा है लेकिन प्रॉफिट तो नहीं है ना। तो जैसे ही आप प्रॉफिट इस क्रेडिट साइड पे ऐड करोगे ना, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे जैसे ही आप प्रॉफिट ऐड करोगे, काम तमाम हो जाएगा। बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे जैसे ही तुम यहाँ प्रॉफिट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैपिटल खुद ही बन जाएगा। तो ये देखो, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, तो देखें, सब सब देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 33960। प्रॉफिट फॉर द ईयर था, ये देखो प्रॉफिट, मैं स्क्रीन ऑफ, अपनी कैमरा ऑफ, प्रॉफिट फॉर द ईयर था 33960। ये तुम सिर्फ एक बार मेरे बच्चों, एक बार तुम यहाँ ले आओ, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे ले आओ, बैलेंस शीट भी बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस शीट भी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट भी तो ओनर का ही होता है, याद है? तो प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होता है, प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होता है। हाँ, तो यहाँ देखो, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, देखो तुम्हारे पास ये देखो 1,20,000, ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल था, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 1,20,000 तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल था, और ये देखो ये है तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर 33960, नजर आ रहा है? तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा तो खुद ब खुद, अब देखो इंशाल्लाह जादू होता है, जादू देखो, तुम्हारी बैलेंस शीट बैलेंस कर देता हूँ, इधर देखो, ये देखो 424 में ये ऐड करा, और इधर इसको भी, ये लो भाई, ये गेम तुम्हारी बैलेंस हो गई है, ये गेम तुम्हारी बैलेंस हो गई है। सवाल दी एंड, खत्म शद दी एंड, सवाल एंड हो चुका है, सवाल प्रॉपर एंड हो चुका है। तो बेटा अब एक बात नहीं भूलना कि जब इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो ना, तो अगर इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड जो कि फायदे वाली साइड है, क्रेडिट साइड ज्यादा आए, डेबिट कम आए तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट ज्यादा आए, डेबिट कम आए तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट ज्यादा आए और क्रेडिट कम होगा तो लॉस होगा, ये मत भूलना। डेबिट ज्यादा आए और क्रेडिट कम आए तो लॉस होगा, सही है? और लॉस फिर क्रेडिट ऑपोजिट साइड पे आएगा, जिस साइड पे प्रॉफिट लिखा है ना उसका बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट होगा, जो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो रहा है, लॉस का ट्रीटमेंट उसका बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट होगा।
हाँ भाई, कर लिया, बताएं। बोलो भाई, एक नज़र अच्छी तरह देख लो, पूरी कहानी तुम्हारे सामने ही है। पूरी कहानी, पूरी स्टोरी तुम्हारे सामने है, पूरी स्टोरी आपके सामने है। बोलो भाई, ये आज इसका हमने पहला सवाल किया है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है। अच्छा देखो बेटा, बाकायदा इसकी जो स्टडी टेक्स्ट है ना, उसमें ऐसी पूरी शीट्स भी मौजूद हैं। स्टडी टेक्स्ट में ऐसी ऐसी छोटी छोटी ये सेल्स वाली शीट भी मौजूद है स्टडी टेक्स्ट में। लेकिन अभी तो वो शीट मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता था, तो मैंने एक्सेल पे ही आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। अगर किसी के पास बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट है तो वो अपनी स्टडी टेक्स्ट के अंदर ऐसी शीट ले सकता है। बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट के अंदर इसकी शीट बाकायदा मौजूद होगी, वो उस पर लिख के भी प्रैक्टिस कर सकता है, सही है। या वो अपनी शीट बना लो, अपनी शीट इस तरह लाइन ड्रॉ कर करके बना लो, तो भी तुम कर सकते हो। जो कुछ यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, ये तुम एक बड़े पेज पे लाइंस बना बना के भी एक ये सवाल वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो, सही है। ठीक है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। आप लोग ये मुझे चैट बॉक्स में बताएं, गेम समझ गए? ये गेम समझ गए? अभी हम इसके और सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में, बताएं। बताओ भाई, सब बताओ, गेम समझ गए हो? कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ पोस्टिंग थी यार और बेसिक्स था। मैं इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाओ, नेक्स्ट मीटिंग में इसका बताता हूँ। एग्जाम में इसके छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं, वो पूछता है भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री किन सेल्स में पोस्ट होगी, ये कहाँ पोस्ट होगी, क्या चीज़ इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, क्या बैलेंस शीट में जाएगी। तो बहुत आसान सवाल आते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं आता इसका, सही है। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोगों, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं ये मुझे याद दिलाना, मैं फाइल आपको भेजता हूँ, ये एक्सेल वाली फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ, सही है। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।